हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशियोफेगस, ठीक है, या जिसको आप लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। देखिए, ईसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली। क्या होता है ग्रास नली, इसके बारे में आज हमारी चर्चा चलेगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फॉरिक्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है फॉरिक्स, ठीक है। फॉरिक्स का मतलब ग्रसनी था और ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नल या ग्रास नली आता है। इसके बारे में हमारी चर्चा चलेगी। तो अगर हम बात करें तो ओशियोफेगस क्या होता है, तो इट इज द ओपनिंग ऑफ, इट इज द सेकेंड ओपनिंग ऑफ फॉरिक्स। अगर हम बात करें कि ये जो फॉरिक्स होता है, फॉरिक्स में दो हिस्से थे। हमने कहा था कि फॉरिक्स एक ऐसी लंबी पाइप होती है जो आकर के दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। कहाँ से? लैरिक्स की जगह से दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है। एक जो अगला हिस्सा होता है ये हमारे विंड पाइप को दिखाता है, विंड पाइप को दिखाता है, और जो पिछला हिस्सा होता है वो हमारे ईसोफेगस के बारे में दिखाता है, ईसोफेगस, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। तो फर्स्ट ओपनिंग हमारा विंड पाइप हो जाएगा और सेकंड ओपनिंग क्या हो जाएगा? ईसोफेगस हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज द सेकंड ओपनिंग ऑफ फॉरिक्स इनटू द ओशियोफेगस इनटू द ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस भी हम कह सकते हैं, या तो हम इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या इसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। यानी कि देखिए, विंड पाइप क्या था? जिसके अंदर से एयर पास कर रहे थे अंदर, तो वो विंड पाइप हो गई। और ओशियोफेगस वो या ईसोफेगस जो है, इसके अंदर से क्या पास होती है? इसके अंदर से फूड पास होता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? फूड पाइप कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये ईसोफेगस जो है कितना लेंथ में लंबा होता है, तो अगर हम बात करें लेंथ में, तो लेंथ इसकी होती है अप्रॉक्सीमेट 25 सेंटीमीटर के करीब। ये लंबी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे यस वाले पोर्शन से लेकर के हमारे इस वाले पोर्शन तक फैली होती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरी चीज़, अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? थिकनेस की, यानी कि मोटाई की बात अगर कर दी जाए, तो ये लगभग 25 टू 30 mm यानी कि मिलीमीटर के करीब इसकी मोटाई होती है। अभी क्या है, देखिए, ये हमारे लेंथ की बात हो रही है, लेंथ और थिकनेस की। तो यहाँ से, यानी कि ये जो हमारा लैरिक्स का पोर्शन है, यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा था? ये हमारा ईसोफेगस स्टार्ट हो रहा था। तो ये लैरिक्स से स्टार्ट होता है, लैरिक्स से स्टार्ट होता है और स्टोमक तक होता है, ठीक है। यानी कि कंठ वाले हिस्से से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि फॉरिक्स एंड से, फॉरिक्स का जो एंड है या एंड ऑफ फॉरिक्स, एंड ऑफ फॉरिक्स यानी कि ग्रसनी के अंतिम हिस्से से स्टार्ट हो रहा है और स्टोमक तक फैला हुआ है, और इसके बीच ही, यानी कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर है, और इसकी थिकनेस भी है। देखिए, ये कई लेयर में बना होता है, ठीक है। इसमें सेरोशा है, म्यूकोशा है, सब म्यूकोशा है, ऐसे करके लेयर्स में ये बटी होती है। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी मोटी हमको लेयर देखने को मिलती है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें ये है कि ओशियोफेगस का जो काम होता है, और वो क्या होता है, ये कहाँ से कैसे कैसे जाती है। देखिए, तो ये हमारा सर्वाइकल है। सर्वाइकल का मतलब क्या होता है? सर्वाइकल, सर्वाइकल का मतलब नेक से संबंधित है, नेक यानी गर्दन। तो सर्वाइकल से फैला होता है। सर्वाइकल के बाद ये जाता है थोरैक्स में। कहाँ जाता है? थोरैक्स में। थोरैक्स का मतलब वो हिस्सा जिसको हम चेस्ट वाला पोर्शन कह रहे हैं। चेस्ट यानी छाती का पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारे इस नेक से होते हुए चेस्ट की तरफ हो जाता है, और चेस्ट से कहाँ जा जाता है? ये डायाफ्राम को भेजते हुए, किसको? डायाफ्राम के पास, डायाफ्राम, डायाफ्राम से होते हैं। डायाफ्राम क्या होता है? जिसको आप लोग यहाँ पर एक
मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट क्या कर सकता है, सपोर्ट देता है, उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम से होते हुए ये जाता है एब्डोमेन में। कहाँ जाता है? एब्डोमेन में। एब्डोमेन। अब एब्डोमेन क्या होता है? देखिए, यहाँ से पोर्शन ऊपर होता है और एक नीचे वाला पोर्शन होता है, उदर गुहा जिसको हम कहते हैं, एब्डोमेन जिसका मतलब होता है। तो एब्डोमेन का जो हिस्सा होता है वहाँ पर ये जाता है। अभी ये जो है थोरेसिस हिस्सा है। थोरेसिस का मतलब जो चेस्ट वाला एरिया है वो थोरेसिस है। थोरेसिस से ठीक नीचे जो हमारा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं एब्डोमेन। तो सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद थोरैक्स, थोरैक्स के बाद डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे क्या हो गया? एब्डोमेन होता है। तो ये हमारे सर्वाइकल से लेकर यानी कि नेक से लेकर के थोरैक्स में जाता है। थोरैक्स के बाद डायफ्राम से होते हुए कहाँ चला जाता है? एब्डोमेन में जाता है। तो एब्डोमेन में एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमक, ठीक है, और स्टोमक में ये जाता है और ये लीड करता है। तो ये टोटल पोर्शन इसका काम करता है कुछ इस प्रकार से। अगर हम और आगे बात कर लें तो देखिए, नेक में कहाँ पाया जाएगा? नेक में देखिए, नेक वाला पोर्शन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं लैरिक्स का, तो नेक का जो सबसे फ्रंट वाला हिस्सा है, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा हमको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा क्या होता है? विंड पाइप होता है, जिसको हम ट्रैकिया भी कह सकते हैं। ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, ट्रैकिया कह लीजिए या विंड पाइप कह लीजिए, या ठीक है, ये होता है। यानी कि ट्रैकिया फर्स्ट वाला पार्ट है, आगे वाला हिस्सा, और ठीक उसके पीछे वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये विंड पाइप के पीछे पाया जा रहा है ओसियोफेगस या ईसोफेगस जिसको आप कह रहे हैं। बात करें चेस्ट में, चेस्ट में ये कहाँ पाया जाता है? यानी कि ये जो ईसोफेगस है ये चेस्ट में कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है उसके बैक साइड में ये पाया जाता है, पीछे वाला हिस्से में ये पाया जाता है। डायफ्राम के बीचों बीच से होते हुए निकलता है, ठीक है, यानी कि जो कह सकते हैं डायफ्राम को छेदते हुए या भेदते हुए ये पार करता है। कहाँ जाता है? एब्डोमेन में। अब एब्डोमेन में कहाँ जाता है? तो लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड। अब देखिए, लेफ्ट साइड में जो कि हार्ट के पिछले हिस्से में, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है बीच वाले पोर्शन में, और इसके ठीक पीछे इस लेफ्ट साइड में हमारा स्टोमक होता है, और स्टोमक में ये जाता है। अभी वहाँ पर क्या क्या कंडीशन और हमको देखने को मिलती है? तो देखिए, ये जो ओसियोफेगस आ रहा है ये एक जगह पे हल्का सा सिकुड़ता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ये हमारा स्टोमक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये सिकुड़ते हैं और नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर स्फिंक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्फिंक्चर बनते हैं, ठीक है, स्फिंक्चर बनते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? देखिए, एक तो यहाँ का और एक तो यहाँ का। अगर हम बात करेंगे यहाँ वाला पोर्शन का, जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? अपर ओसियोफैगल, ठीक है, अपर ओसियोफैगल्स स्फिंक्चर मसल्स। देखिए, यहाँ पर जो पाया जाएगा, ठीक है, जो हमारे फॉरेक्स के पास पाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे अपर ओसियोफैगस या फैजल स्फिंक्चर मसल, स्फिंक्चर मसल्स, ये ऊपर में पाया जाता है। और एक जो स्टोमक के पास पाया जाता है इसको हम कहते हैं लोअर ओसियोफैगस या ओसियोफैजियल स्फिंक्चर मसल। देखिए, ये कंट्रोल करता है, ये स्फिंक्चर जो मसल्स होती हैं ये कंट्रोल करती हैं किस जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर मूव कर रहा है उसको, कि कब किसको जाना है, ठीक है। तो ये मसल्स काम करती हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में यानी कि जो फॉरेक्स के नज़दीक पाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे अपर ओसियोफैगल्स स्फिंक्चर मसल्स, और जो नीचे पाया जा रहा है इसको हम बोलेंगे लोअर ओसियोफैगल स्फिंक्चर्स मसल कहते हैं। अभी ध्यान से देखें तो अगर इसका हम इंटरनल ऑर्गन देखें, यानी कि इसको हम एनाटॉमी करके देखें, एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना। तो अगर हम ओसियोफैगस का इंटरनल पार्ट देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है? देखिए, हमने कहा कि ये कई लेयर से मिलकर बना है। अगर हम कुछ इस प्रकार से बनाए, ठीक है, ये हमने इसका क्या कर लिया? टीएस कर लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन कर लिया। देखिए, दो कंडीशन होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन
और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि वो लंबाई में ऊपर से नीचे अगर हम काटते हैं तो इसको हम कहते हैं एलएस, और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो इसको हम कहते हैं टीएस। तो अभी हमने इसका क्या कर लिया, टीएस कर लिया। तो जब हम टीएस करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, ये कुछ इस प्रकार से हमको अंदर की तरफ देखने को मिलता है, यानी कि बाहर वाली लेयर अलग होती है और अंदर वाली, तो अंदर वाली जो होती है वो होती है डाइस्टेंट्रिक या डाइस्टेंसिबल कह सकते हैं इसको हम। डाइस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, प्रसार्य होता है, और ये जो चीज़ें होती हैं ये फोल्ड होती हैं, इसको हम कहते हैं फोल्ड्स। तो कंडीशन ये है कि ये जो ग्रास नली है, ठीक है, ग्रास नली क्या हो सकती है, प्रसार्य कर सकती है, यानी कि इस डाइस्टेंसिबल का मतलब प्रसार्य, प्रसार्य का मतलब होता है जो फैल सके, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि ये जब तक भोजन इसके अंदर नहीं जाता तब तक ये सिकुड़े होते हैं, और जैसे ही इसके अंदर भोजन प्रवेश करता है ये फैल जाते हैं, यानी कि ये तभी फैलेंगे जब इसके अंदर कुछ ना कुछ आइटम हम डालेंगे, अगर नहीं डालते हैं तो ये सिकुड़ रहेंगे। ये जो फोल्ड्स होते हैं, इस फोल्ड्स के कारण क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और फोल्ड्स अधिक होने के कारण ये डाइस्टेंसिबल भी होते हैं। तो जब भी भोजन इसमें प्रवेश करेगा ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अभी देखिए इसमें कई लेयर हमको देखने को मिलती है। एक चीज और, ओसियोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का पाचन से संबंधित कोई भी ग्रंथि हमारे इसके अंदर, यानी कि ओसियोफेगस के अंदर, या जिसको हम ईसोफेगस कह रहे हैं, इसके अंदर नहीं पाई जाती है। देखिए लेकिन इसमें एक होती है म्यूकस ग्लैंड जरूर पाई जाती है। क्या चीज़ पाई जाती है, तो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो कहाँ से निकलती है भाई, तो दो कंडीशन है, जो म्यूकोशा और सब म्यूकोशा, ये दो लेयर होती हैं इसके अंदर, और सेरोसा भी होता है। तो इन्हीं दोनों लेयर के बेस से, बेस टिप से क्या होता है, ये म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, और वहाँ से क्या सिक्रीट होता है, तो ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। अब म्यूकस का मतलब जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये म्यूकस क्या करता है, तो ये म्यूकस काम करता है यहाँ पर हमारे भोजन को फिसलने के लिए, और इसी म्यूकस के कारण जो हमारा इपीग्लॉटिस था वहाँ से, या कह सकते हैं गुलट से, गुलट यानी कि जिसको आप लोग हलक कह रहे थे, ठीक है, तो हलक से जो भोजन हमारा नीचे की तरफ फिसलता है वो किसके कारण होता है, तो इस म्यूकस के कारण देखने को हमें मिलता है। अभी ये कंडीशन हमारी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी मसल्स हमको देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने रेखित मसल और अरेखित मसल दो चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, जिसको आप लोग रेडियल ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स कह सकते हैं। और इसको जब टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि क्या होती है रेखित पेशियाँ और क्या होती हैं अरेखित पेशियाँ। तो ऐसी पेशियाँ जिनमें धारियाँ बनी होती हैं उनको हम रेखित पेशी कहते हैं, और ऐसी मसल्स जिसमें धारियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोई मसल्स है, अगर इसके अंदर ये ऐसी धारियाँ नहीं पाई जाती तो इसको हम कहते हैं अरेखित मसल्स। तो इसमें एक तिहाई हिस्सा रेखित मसल्स की है, एक तिहाई हिस्सा अरेखित मसल की है, और एक तिहाई हिस्सा में दोनों एक साथ पाई जाती हैं। तो ये कंडीशन हमारी होती है पूरी ओसियोफेगस की, ठीक है। अभी तक उम्मीद है कि ये पूरा आपको ओसियोफेगस के बारे में डिटेल्स मालूम चल गया होगा, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।